साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम 10वीं क्लास गणित का चैप्टर दूसरा की बात करेंगे, जिसमें दूसरा चैप्टर हमारा है बहुपद। तो बहुपद को समझने से पहले हमें दो टर्म को जानना आवश्यक हो जाता है, जिसका नाम है चर और अचर। देखिए, चर और अचर क्या होता है। सबसे पहली बात, चर और अचर क्या होता है, ठीक है। तो चर का मतलब होता है जैसे x, y, z, ये सब हमारा चर होता है। चर का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए x का मान क्या है, तो x का मान बहुत बच्चे अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं। कोई बोलेगा 1 होगा, कोई कहेगा 2 होगा, कोई कहेगा 3 होगा, कोई कहेगा -3 होगा, कोई कहेगा √3 होगा, √5 होगा, है ना। कुछ भी कहा जा सकता है। तो मतलब एक्स वाई जेड जो है, इसे हम चर कहते हैं और इसका मान हम फिक्स नहीं करते, ठीक है। हमें इसका मान ज्ञात करना होता है। अचर का मतलब हो जाता है कोई भी वास्तविक संख्या। अचर क्या होता है? अचर हो जाता है हमारा वास्तविक संख्याएं। कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। अचर जो है वो हमारा वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने बताया था, वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिलन, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को, उसके समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने एक नंबर लाइन के बारे में बताया था कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती है वो सब क्या होता है? सभी वास्तविक संख्याएं होती है। ये सभी क्या है? सभी वास्तविक संख्याओं का समूह है। अब इसमें आप कहेंगे कि अभी तो आपने बताया कि परिमेय अपरिमेय दोनों का संख्या होता है, तो इसमें तो परिमेय अपरिमेय है ही नहीं, है ना। देखिए, तो इन सभी को यदि हम 1 से भाग दे दें, क्या सभी परिमेय संख्या बन गया? ये सब परिमेय बन गया। और जैसा कि आपने 8वीं क्लास में पढ़ा आप लोगों ने कि दो संख्याओं के बीच, जैसे देखिए √2 का मान 1.41 समथिंग होता है, √3 का मान 1.73 होता है। तो ये 1 और 2 के बीच स्थित है या नहीं? तो ये दोनों 1 और 2 के बीच में स्थित है, यानी कि इस दोनों के बीच में क्या आएगा? √2 √3 आएगा कि नहीं आएगा? तो इस वजह से ये देखिए अपरिमेय संख्या दोनों है और ये सब परिमेय हो गया कि नहीं। तो यानी कि अचर जो होता है वो कोई भी संख्या हो सकता है, चाहे वह परिमेय हो, अपरिमेय हो, प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, है ना, अभाज्य, कुछ भी, कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एक बात और समझिए। अब जब हम चर और अचर दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? बहुपद बनाते हैं। चर और अचर दोनों को मिलाकर हम बहुपद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं समझिएगा। ये चीजें समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना हम इससे हम कुछ उदाहरण को जोड़कर बताएंगे आपको, तो बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। पहले समझिए कि बहुपद में क्या कहा गया। हमने चर और अचर तो आपको समझा दिया, देखिए कैसे समझेंगे इसको। बहुपद क्या है? आपसे अगर कोई पूछे कि बहुपद क्या है, आप सीधा सीधा जवाब देना, जिसमें चर और अचर का कॉम्बिनेशन हो उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। बाकी हम बताते हैं आगे क्या है। इसमें कहा गया एक चर वाला बहुपद px। इसने कहा एक चर वाला बहुपद px। अब यहां चर क्या भाई? चर हमारा x है, ठीक है। कहा गया एक चर वाला बहुपद px, चर x में, देखिए बता दिया ना, चर x में एक बीजीय व्यंजक होगा। बीजीय व्यंजक हमारा ये है, देखिए an x का पावर n। अब यहाँ n जो है मेरे भाई, n यहाँ ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी समझाएंगे उसे भी ऋणात्मक क्यों नहीं होना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे, समझिएगा। यहाँ n का मान जो है वो 0 भी नहीं होना चाहिए। 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हम 0 बैठाएंगे तो x का मान हो जाएगा -1, और यदि x का पावर -1 हो जाएगा, समझिए x का पावर यदि -1 हो जाता है, तब इसको हम लिख सकते हैं 1/x। अब कभी भी बहुपद इस तरह से नहीं रहता है बटा में, ठीक है। अभी हम आगे देखिए बात करेंगे, फिर हम इसको समझ लेते हैं।
ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर माइनस वन। इसका कहने का मतलब यह है कि इसके पावर को एक एक हमेशा घटता हुआ जाएगा। अब यहाँ पावर n है, फिर n माइनस वन हुआ, n माइनस दो, n माइनस तीन, n माइनस चार, जीते जीते घटते घटते कहाँ आएगा, n माइनस दो, फिर n का पावर एक, फिर उसके बाद जीरो, जिसे n का पावर दो है। तो यहाँ देखिए मिसिंग है, यहाँ x नहीं, यहाँ n होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ n का पावर दो, तो यहाँ n का पावर क्या होगा, एक, तो एक पावर हम लिखे ना लिखे बात सेम है। और फिर जब अगला x का पावर देखिए, n का पावर एक, यहाँ n का पावर जीरो। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या का पावर जीरो क्या होता है, एक, तो इसका मान एक हो गया कि नहीं, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, ये जीरो हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां से हम समझते हैं, ये a1 an माइनस वन, उसी तरह से घटते घटते क्या आएगा, an माइनस वन, an माइनस दो, an माइनस तीन, है ना। उसी तरह जाते जाते a2 a1 a0 इस तरीके से जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारा वास्तविक संख्या है। हमने बताया था अचर, तो वास्तविक संख्या ये सबको हम अचर हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम आगे चल के गुणांक हम समझाएंगे उसमें। तो ये an माइनस वन, an माइनस दो, an माइनस थ्री, डॉट डॉट, ये सब जो a वाला भाग है सब क्या है, वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या मतलब कोई भी संख्या भी हमने बताया था, जबकि x का पावर n, x का पावर n माइनस वन, x का पावर n माइनस दो, इसी तरह जाते जाते क्या होगा, यहाँ x है ना, यहाँ यही हमने गलती कर दिया, देखिए यही हमने गलती की, यही हमारा मिशन था, यहाँ हमारा सही था, ठीक है। देखिए यहाँ x ना है, तो x का पावर n, x का पावर n माइनस वन, x का पावर n माइनस दो, x का पावर n माइनस तीन, वैसे ही जाते जाते x का पावर दो, x का पावर एक, x का पावर जीरो, ऐसे जाएगा, समझिए। तो ये सभी जो है x जो है हमने यहाँ क्या बताया था, चर है। यहां से देखिए तो क्या कहा गया, जबकि n धनात्मक पूर्णांक है, n के बारे में बता दिया गया कि वह धनात्मक पूर्णांक है। आगे समझिए, a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या है, x0 x का पावर n, x का पावर दो, x का पावर जीरो, x का पावर एक, x का पावर दो, डॉट डॉट x का पावर n के गुणांक है। चलिए आगे और समझते हैं, ये सभी an x का पावर n, an माइनस वन x का पावर n माइनस वन, ये सब क्या है, बहुपद के पद है। अब देखिए इसको समझ में आया नहीं आया, लेकिन हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। देखिए सबसे अच्छा आप उदाहरण से समझ जाओगे, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, समझ में आएगा। समझिए, हमने एक संख्या ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। समझिएगा ध्यानपूर्वक, क्या इस तरह का है, देखिए तो ये हमारा हो गया a1, या फिर हम ऐसा कहें, देखिए 1 2 3 ऐसे करके ले सकते हैं। ये चाहिए, इसको हम मान लेते हैं a2, इसको हमने मान लिया a3। उसके बाद ये हमारे x का पावर 2 है, यहां से समझिए x का पावर n है, फिर एक पावर घट गया, इसी तरह एक पावर और घटता तो आगे क्या आएगा, आगे हो जाएगा an माइनस दो, x का पावर n माइनस दो, इसी तरह से आगे चलता जाएगा, उधर इस तरह आगे चलता जाएगा। तो यहां से समझिए x का पावर दो, यहाँ कुछ नहीं है तो x का पावर एक है, और यहाँ x का पावर जीरो हो गया, तो x का पावर घटता जा रहा कि नहीं, ठीक है। यहां तक अब समझिए, ये वाला जो 3 है और ये प्लस 5 जो है और ये माइनस 7 जो है, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारा वास्तविक संख्या, यहां से देखिए बताया गया था वास्तविक संख्याएं हैं। तो a1 a2 a3 a4 जितना होगा सब क्या होगा, वास्तविक संख्याएं। तो यहां से 3 प्लस 5 और माइनस 7 ये क्या है, ये हमारा वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ये हमारा वास्तविक संख्याएं है। उसके बाद मेरे पास ये जो x स्क्वायर और ये x जो है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा चर है, ये दोनों क्या है, चर है। कौन सा चर, चर हमारा x है, चर x है, ठीक है। और समझिए, जब हम पद की बात करते हैं, पद की बात करते हैं, तो इसमें कितने पद हैं,
1 2 3, इसमें पदों की संख्या 3। पद समझ में आ गया। अब यहां एक बात और हम समझाते हैं, समझिएगा ध्यान पूर्वक। तब हम यहां हवा की साइड में हम लिख देते हैं, देखिए इसके बाद हम एक और बताते हैं गुणांक, ध्यान पूर्वक समझिएगा। गुणांक, अब गुणांक होता क्या है? गुणांक कहने का मतलब है जिस चर के साथ कोई संख्या गुणा में है, जिस चर के साथ जो संख्या गुणा में है उसे ही हम गुणांक कहते हैं। ठीक है, समझिए गुणांक। यदि हम ऐसा कहें कि चलो भाई बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो भाई एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या है? +3 है ना, इसके पहले माइनस का चिन्ह नहीं है तो +3 है, तब एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 3 हो गया। यदि हम ऐसा कहें कि चलिए बताइए एक्स का गुणांक क्या है, यहां एक्स का गुणांक बोला तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स के साथ कौन सी संख्या है? 5, तो इसका गुणांक हो गया 5। अब यदि हमें इस तरह का समीकरण दे दिया जाए, हमें क्या दिया हुआ है? 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, और यदि हमें पूछा जाए कि चलो भाई बताओ इसमें हमारा जो ऊपर समीकरण दिया गया है इसमें अचर पद क्या है, तब यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा। ये तो हमने समझाने के लिए कहा था कि 3, 5 माइनस 7 ये सब अचर पद है ना, अचर हम कहते हैं उसे। लेकिन जब हमारा समीकरण बन जाए और एक्स वाई यानी कि चर के साथ जो संख्या आ जाती है उसे हम गुणांक कहते हैं, और बिना चर का जो संख्या होगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बिना चर का जो संख्या होगा उसे हम अचर पद कहते हैं। तो अचर पद हो गया भाई मेरे यहाँ -7। समझ में आया कुछ? तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को हम आगे बनाएंगे और हमें बहुत उपयोग होने वाला है इन चीजों का। ठीक है, बाकी देखिए कुछ और इसमें बचा हुआ है तो हम समझा देते हैं। हाँ, हम एक बात और को समझना चाहते हैं। हमने पद का बात कर लिया, 3 पद हैं इसमें। गुणांक एक्स स्क्वायर का हमने बात किया, एक्स गुणांक का बात किया, अचर पद का हमने बात किया। ठीक है, और यहां से हाँ, अब देखिए एक बात और समझाते हैं। अब भाई हम कैसे कहेंगे कि कोई समीकरण जो दिया हुआ है वो बहुपद है या नहीं है? ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से संबंधित 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक बहुपद नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। बहुपद नहीं है और कौन बहुपद है, इस बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा। इतना तो आप जान लीजिए कि जो बहुपद है ना, बहुपद का घात कभी भी हमेशा, चलिए हम यहां लिख देते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझेंगे। बहुपद का घात हमेशा क्या होगा? बहुपद का घात हमेशा प्राकृत संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या तो होगी, लेकिन इसके बाद साथ हमें एक बात और भी ध्यान रखना है कि जो अचर पद होता है, अचर पद का घात 0 होता है, या फिर हम ऐसा कहें प्राकृत संख्या के जगह हम क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या भी कहें तो गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिएगा। यहां से प्राकृत या पूर्ण जब हम कहें समझिएगा, क्योंकि जब हम लेते हैं एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है, यहाँ x का घात कुछ नहीं है, तो क्या है? 0 है। तो देखिए x का घात 0 आ गया कि नहीं, यानी कि बहुपद में, यहाँ एक बात और हम लिख देते हैं, बहुपद
में चर का घात। ठीक है, हमेशा प्राकृत नहीं बल्कि हम यहाँ पूर्ण भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा क्या 0 होना चाहिए। और तो यहां से हमारा कहने का क्या मतलब है कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। समझिए, ये हमारा बहुपद है। यदि हम ऐसा लिख दें √x + 5, क्या ये बहुपद होगा? ये बहुपद कभी नहीं हो सकता। उसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ x जो है रूट में है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो आएगा x का पावर 1/2 और +5। तो ये 1/2 देखिए पूर्ण संख्या है? नहीं है। x का पावर 1/2 ना तो पूर्ण संख्या है ना तो प्राकृत संख्या है। तो एक बात का इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो चर होगा वो कभी भी रूट में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये बात कर लिया। अब देखिए, हम आपको कुछ विकल्प देते हैं, कुछ हम ऑप्शन देते हैं। समझिएगा, हम आप ही से पूछते हैं कि चलिए बताइए 3x + 7, ये हमने पहला ऑप्शन ले लिया। दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया 7x² - 7x + 6। तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया x का पावर -2 + 5। और चौथा ऑप्शन हमने दे दिया x² - 4। बताइए कौन सा बहुपद नहीं है? तो देखिए, तो x का पावर 1 है तो ये बहुपद है। x का पावर 2, x का पावर 1, इधर x का पावर 0 यानी अचर पद है। तो इसमें तो देखिए ये पावर 2 जो है पूर्ण संख्या है, पावर 1 है पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हो गया। x का पावर 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 0 है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ x का पावर -2 आ गया, तब तो पूर्ण नहीं हुआ ना। ये हो गया क्या? ये हमारा हो गया पूर्णांक, माइनस में आ गया, तो ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? x का पावर -2 है, तब ये नीचे आकर के क्या हो जाएगा? x का पावर +2 + 5। तो हमने क्या बोला था कि बटा में कभी भी जो है वो चर पद बटा में नहीं होगा। समझ में आया? तो चलिए हम आगे कुछ और बात करते हैं। साथियों देखिए, अब जो हम बात करने वाले हैं बहुपद का घात। बहुपद का घात होता क्या है? बहुपद का घात हमने देखिए, घात होता क्या? सबसे पहली बात, घात का मतलब होता है किसी भी संख्या का पावर। ठीक है, उसको हम घात कहते हैं। जैसे x का माथा पर 3 है ना, तो ये 3 हो गया x का घात। x का घात कितना हो गया? 3। अगर मैं लिखूं x का पावर -2 यानी x का घात क्या है? -2। इसका इस x का घात -2 है, लेकिन इस x का घात क्या? लीजिए x की जगह हम y कर देते हैं। ठीक है, तो x का घात +3 और y का घात -2। तो मतलब जो पावर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ठीक है, अब समझिए यहां से क्या है। बहुपद के घात में हम मुख्य रूप से बहुपद वाले चैप्टर में ही हम 3 तरह के घातों को पढ़ेंगे। जिसका घात 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका 2 होता है घात उसका द्विघात बहुपद, और जिसकी पावर 3 होता है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, हमें फिलहाल यही 3 इसमें पढ़ना है। समझिएगा, कहा गया रैखिक बहुपद, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी वैसा बहुपद जिसके घात 1 मैक्सिमम यानी अधिकतम 1 घात होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसे देखिए, हमने उदाहरण में लिया हुआ 3x + 5, यह एक समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें x का उच्चतम घात क्या है? x का कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये x का जो उच्चतम घात 1 है ये क्या हो गया? ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। 7x - 2, x का उच्चतम घात क्या है? 1, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। y - 7/9, तो y का उच्चतम घात क्या है? 1, तो ये भी क्या हो गया? रैखिक बहुपद। ठीक है, देखिए जिसमें x है, ठीक है, ये चर में आ जाएगा, मतलब चर का गुणांक, और ये अचर हो गया। 5 - 2 - 7/9 8, ये सब क्या है? अचर पद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। y - 7/9 ये क्या है? 7/9 अचर पद है, और y यहाँ पर चर पद है जिसका उच्चतम घात क्या है? 1, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। यानी वैसा समीकरण जिसके सिर्फ 1 घात होते हैं रैखिक बहुपद कहलाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा यहां से,
रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, शून्यकों की संख्या। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलता है, ध्यान रखिएगा। किसी बहुपद का जितना घात होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो बात मैं कह रहा हूं, किसी बहुपद का जितना घात होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। अगर रैखिक बहुपद में एक घात होता है तो उसमें शून्यकों की संख्या केवल एक। कैसे, समझिए। 3x + 5 है ना, चलिए हम यहां से उदाहरण से समझ लेते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। 3x + 5 है, 3x + 5 दिया हुआ है, तो जब भी हमें शून्यक ज्ञात करना होगा तो बराबर 0 कर देना है। जब भी हमें शून्यक ज्ञात करना होगा बराबर 0 कर देना है। देखिए +5 है, इसको उधर कीजिए, तब हो गया 3x = -5। ये 3 इसके गुणांक में है, ये 3 उधर चला जाएगा, तो x का मान कितना आया, -5/। एक ही मान आया ना, क्या दूसरा कुछ संभव है? दूसरा इस वाले समीकरण से इसके अलावा कुछ और संभव है? कुछ नहीं है, एक ही मान आया ना। तो अभी हमने क्या बताया था कि रैखिक बहुपद में घात की उच्चतम घात 1 होता है, इस वजह से शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। समझ में आया? अब देखिए, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, यानी समीकरण को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है ax + b। क्या है देखिए, तो ax + b, a के जगह क्या है जी, a के जगह 3 है, x एक चर है तो ये x क्या है, ये भी चर है, b के जगह क्या है, +5 है ना। इसी तरह जब इस समीकरण में आते हैं तो a के जगह क्या है, a के जगह हमारा 7 है, और ये x के जगह हमारा x ही है। लेकिन भाई यहाँ b के जगह क्या है, b के जगह सिर्फ 2 नहीं है, b के जगह -2 है। ठीक है, आइए इस समीकरण में आते हैं। a के जगह यहाँ क्या है, a के जगह y के पहले कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। यदि हम आपसे पूछे बताइए यहाँ कितना y है, कोगो y है, तो आप कहोगे एगो। हम बोलेंगे भाई यहाँ तो 1 लिखा हुआ है नहीं, तो 1 हिडन होता है, क्या होता है, छिपा होता है। जब मैं आपसे पूछूं, अगर आपका कुछ भी नाम हो, मान लीजिए कि यहाँ हमने लिख दिया ABC, मैं बोला भाई A कितने हैं, आप कहोगे 1, मैं बोलूंगा भाई 1 तो लिखा हुआ है नहीं, आपने 1 कैसे कह दिया। ठीक है ना, तो क्या होता है कि 1 छुपा होता है। ठीक है, समझिए। तो यहाँ a के जगह क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ x एक चर है तो यहाँ चर क्या है, y है, और b का मान क्या है, b का मान है -7/9। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ आइए, a के जगह क्या है, a के जगह है √2, x के जगह x, और b के जगह क्या है, +8। समझ में आया? चलिए अब एक बात और इसमें समझाना है। जब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है, देखिए एक बार ध्यान पूर्वक समझिएगा, ax + b हमने लिया, ये हमारा रैखिक बहुपद है, तो हमने लिख रखा है कि a ≠ 0, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए ये तो बात सही है कि भाई a का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि a का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो आइए आपके सामने रिजल्ट हम दिखाते हैं। a का मान 0 अगर हम लेते हैं तो मेरे भाई हो जाएगा 0 × x + b, और 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो आएगा 0, और 0 + b हो गया। अब किसी भी संख्या में जब हम 0 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 0 तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, 0 जोड़ने से घटाने से कोई फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो यहाँ तो सिर्फ b बन गया। अब भाई b के पास कोई चर संख्या है, चर तो है ही नहीं, चर तो खत्म हो गया। तो अब ये क्या रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद बचा नहीं, बचा क्यों, इसमें कोई चर है ही नहीं। जब इसमें कोई चर है ही नहीं तो ये बहुपद कहां से संभव है।
नहीं होगा ना, इस वजह से ये कमांड 0 यहाँ नहीं होता है। ठीक है, आइए, आपको उम्मीद है कि रैखिक बहुपद समझ में आ गया होगा। जब आपको ये पहला समझ में आ गया होगा रैखिक बहुपद, तो द्विघात बहुपद को समझना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। समझिए, रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका उच्चतम घात 1 होता है, और द्विघात बहुपद हम उसे कहते हैं जिसके उच्चतम घात 2 होता है। जिस भी बहुपद का उच्चतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका व्यापक रूप क्या है, ax² bx + c। अब आपको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है। समझिए क्या करना है। यदि हमें रैखिक बहुपद पूछना हो तो a के साथ x लगा दीजिए और अगला संख्या b लिख दीजिए। द्विघात, द्विघात का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि जिसकी पावर 2 होगी तो वो भाई a से ही शुरू करना है, x का पावर 2 कर दो, प्लस लगा देना, a के बाद क्या आता है b दे देना, x का पावर 2 है तो एक पावर घटाते जाना है। ठीक है, और b के बाद c आएगा, अब x का पावर 0 हो जाएगा, तो x का पावर 0 का मतलब क्या 1, तो 1 गुना c क्या होगा, c ही होगा। तो यानी कि ax² + b। अब x का पावर 1 लिखना जरूरी है क्या? क्या हम अपने माथा पर 1 लिख के घूमते हैं? हम कहीं जाते हैं तो क्या हम अपने माथा पर 1 लिख करके घूमेंगे? क्या कहेंगे भाई देख मैं एक आदमी हूं, मेरे माथा पे 1 लिखा हुआ है? नहीं ना। तो उसी प्रकार 1 लिखना नहीं लिखना बात एक ही है, 1 हमें लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है। ठीक है, और यहाँ चूंकि x का पावर मान 0 है तो इसका मान 1 हो गया, तो इसलिए क्या लिखाएगा, सीधा c लिखाएगा। तो व्यापक रूप को मेरे हिसाब से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमने द्विघात का समझाया है। आगे भी और समझिए इसमें, यहां भी देखिए यदि a को हम 0 कर देंगे तो ये तो कंप्लीट 0 बन जाएगा। तो जब ये 0 बन जाएगा तब तो भाई ये तो बन गया क्या, ये तो रैखिक बहुपद बन जाएगा ना, क्योंकि पावर 1 हो जाएगा, 2 तो खत्म हो जाएगा ना 0 रखने पे। यानी कि यहाँ भी a का मान क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ a b c जो है वो वास्तविक संख्याएं होगी। हमने शुरू से ही बात कर रहा है यहाँ पर कि a b c जो होगा वास्तविक संख्या होगा। अब कुछ उदाहरण को हम समझते हैं x का। अब देखिए, अब ये जो टर्म है ना, ये आगे पीछे हो सकता है, आप इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना कि यहाँ भाई x का पावर 1 है बाद में x का पावर 2 है, तो आप 1 देख करके ये नहीं कह देना कि ये तो रैखिक बहुपद हो गया क्योंकि पावर 1 है। पूरे समीकरण में हमें देखना है पूरा समीकरण का पावर सबसे ज्यादा कौन सा है। ये पावर आपके आगे पीछे हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस पूरे समीकरण का पावर हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है। उसके बाद ये क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। x का पावर 2, जैसे ही पूरा समीकरण का जब हमें पता चल जाए कि पावर 2 है, इसका मतलब ये भी द्विघात बहुपद है। यहां देखिए, अब ये कहोगे कि सर अभी आपने बताया तो इसमें 3 टर्म थे, इसमें भी 3 टर्म, मतलब 3 पद, इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद, 1 2। अब कहोगे सर द्विघात बहुपद में 3 पद होता है, आपने यहाँ 2 ही लिखा है। तो देखिए समझिए, इसको हम लिखेंगे 7y² + 0y-7, 3 पद बन गया ना। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको बेसिक है, ध्यान रखिएगा। मैं बेसिक पर ज्यादा जोर में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यदि आप बेसिक को समझ जाते हो ना तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से आप बना पाओगे। ठीक है, समझिएगा। ये हो गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां भी देखिए 2 टर्म है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5y² + 0y-1/6, 3 टर्म हो गया ना। तो हम इसे पद कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आज जब हमने पद बताया तो पद से एक चीज और याद आया हमें, देखिए समझिए यहां से, जब रैखिक बहुपद होगा यानी घात 1 जब होगा, रैखिक बहुपद में यानी कि घात जब 1 होगा तो उसमें पदों की संख्या 2 होगी।
देखिए कहाँ गया उदाहरण हमारा, 1 2 2 2 2 है ना। तो रैखिक बहुपद में यानी घात 1 होगा तो पदों की संख्या 2, एक ज्यादा होगा हमेशा। द्विघात बहुपद घात 2 तो पदों की संख्या कितनी, 3। ठीक है, चलिए यहां उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। अब हम देख रहे हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद में हमने देखिए, जब हमने रैखिक बहुपद की बात किया उसमें हमने बताया था कि रैखिक बहुपद का एक घात होता है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। उसी प्रकार द्विघात बहुपद में घातों की संख्या उच्चतम घात 2 होती है तो शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। और त्रिघात बहुपद में देखिए 3 घात होता है। समझिए, वैसा बहुपद या वैसा समीकरण जिसके उच्चतम घात 3 होते हैं उसी को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे में इसका व्यापक रूप क्या हो जाता है, ax³ + bx²। हमने क्या बताया था अभी कि आपको a b c d करके जाना है और x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0 इस तरीके से जाना है। और a b c d क्या है, वास्तविक संख्याएं। देखिए हमने लिख दिया a b c d वास्तविक संख्याएं। और जहां क्या होना चाहिए, a0 कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपको ये नहीं देखना है कि 1 2 3 4 कि हमें त्रिघात बहुपद में 4 पद होते हैं तो सर आपने तो 2 ही पद लिखा है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते। देखिए सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि त्रिघात बहुपद पूछा गया तो घात 3 है या नहीं है, पावर 3 है या नहीं है। यदि पावर 3 है, बाकी कोई संख्या हो ना हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x का पावर 0, 2x का पावर नहीं, x का पावर 0, गलत लिख दिया, 0x का पावर 2। यहाँ आप देखिए प्लस माइनस हम कुछ भी दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। -0x - 7। अब भाई ये तो 0 0 है ही दोनों, तो इससे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो क्या बच गया, x² x³ - 7। देखिए ये आ गया कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तब यहां से हमारा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद खत्म होता है। इसको हम थोड़ा सा एक टेबल बनाकर दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ताकि आप बेहतर ढंग से इसको याद रख पाए। ठीक है, समझिए। देखिए यहां हम, समझिएगा, यहां हम लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। समझिए, हम यहां से ले लेते हैं बहुपद, बहुपद, और यहां हम लिख लेते हैं व्यापक रूप, और यहां लिख लेते हैं व्यापक रूप हुआ ना। इसके बाद हम और एक क्या लेते हैं, एक हो गया शून्यकों की संख्या और पदों की संख्या, है ना। बहुपद हो गया रैखिक द्विघात। चलिए ठीक है, यहाँ तक। इसको हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं। चलिए, बहुपद, व्यापक रूप, यहां से कहते हैं पदों की संख्या, और यहां से हम लिख देते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। ठीक है, इसको समझिएगा। अभी हमने पहला क्या बात किया था, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या था, ax + b। पदों की संख्या कितनी देखिए तो 1 1 2। तो भाई अच्छा, एक चीज और हमें यहां लिखना था, घात। उच्चतम घात, उच्चतम घात। तो रैखिक बहुपद में एक घात होता है, व्यापक रूप ये हो गया, पदों की संख्या 2, 1 और 1 2।
तो जितना घात होगा उतने शून्यकों की संख्या भी होगी। इसके बाद आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात में उच्चतम घात 2, इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c। पदों की संख्या 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या 2, जितने घात उतना शून्यक। अब अगला आया त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में उच्चतम घात 3, इसका हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। पदों की संख्या 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या 3 घात है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, चलिए साथियों देखिए हम बात करेंगे बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद का शून्यक क्या होता है। देखिए बहुपद का मान कहने का मतलब यह है कि जब हमें कोई समीकरण दिया हुआ है या कोई बहुपद का एक समीकरण दिया हुआ है, उसमें जब हम चर के जगह किसी भी मान को हम रखते हैं तो ही हमारा बहुपद का मान कहलाता है। समझिए कैसे कहा गया, यदि पी वाई चर y में एक बहुपद हो तो y की जगह कोई अचर a रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या पी वाई का y बराबर a का मान कहलाता है एवं पी ए द्वारा सूचित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि देखिए हमने एक बहुपद लिया हुआ है पी वाई बराबर, यहाँ मिसिंग है क्वेश्चन में, यहाँ एक चीज देखिए यहाँ क्वेश्चन में मिसिंग है। ठीक है, यहाँ y होगा, यहाँ भी y होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कहने का मतलब यह है कि पी वाई बराबर 3y² माइनस 4y प्लस 6 हो तो y बराबर 3 पर, मतलब कहा गया कि जहां y है ना वहां y के जगह हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो देखिए तब यहां से हो गया p3, क्योंकि y का मान क्या है 3, तो यहां से हो गया 3 गुना 3 का स्क्वायर कितना, लीजिए हम इसे लिख देते हैं 4 गुना 3 प्लस 6, यहां से आ गया 3 गुना 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 तिया 12 प्लस 6, तो हो गया 9 तिया 27 माइनस 12 प्लस 6। देखिए तो 27 में से 12 गया 15, 15 6 21, यानी आंसर कितना आया 21 आ गया। तो मतलब ये हुआ कि y बराबर 3, y बराबर 3 पर इस बहुपद का मान क्या हो गया, तो हम यहां से लिखेंगे y बराबर 3 पर पी वाई बराबर 3y² माइनस 4y प्लस 6 का मान कितना है 21 होगा। समझ में आया क्या है? बहुपद का मान कहने का मतलब है कि हमें कोई भी बहुपद समीकरण दिया होगा, उसमें हमें कोई भी वास्तविक संख्या का मान बैठा देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही उस मान का कहला जाएगा, मतलब उसी बहुपद का वह मान कहलाएगा। कैसे? हमने क्या किया, मेरे पास एक पी वाई बराबर 3y² माइनस 4y प्लस 6 दिया हुआ था, हमें y का मान y बराबर 3 पर मान ज्ञात करना था। हमें क्या ज्ञात करना था, y बराबर 3 पर मान ज्ञात करना था। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या करेंगे उस कंडीशन में y का मान हम बैठा देंगे, जहां जहां y है उसको सोल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वही उस संख्या पर उसका मान कहलाएगा। ठीक है, समझिए। अब आगे बहुपद का शून्यक क्या होता है, इसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ y का मान 3 बैठाया तो देखो शून्य तो नहीं आया ना, यहाँ सिर्फ एक मान आ गया जो 21 आया है ना। और यदि यहाँ शून्य आ जाता बैठाने के बाद तो 3 इसका एक शून्यक हो जाता, इस समीकरण का यह शून्यक हो जाता। कैसे, देखिए आगे कहा गया एक वास्तविक संख्या a बहुपद पी वाई का शून्यक कहलाता है। मतलब एक वास्तविक संख्या a है वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा कब, जब पी ए बराबर 0 हो जाएगा, यानी चर के जगह जब हम किसी वास्तविक संख्या का मान को बैठाते हैं और उस बहुपद का मान 0 हो जाता है यानी 0 हो जाता है,
तो वह वास्तविक संख्या उसका शून्यक कहलाता है। ठीक है, समझिए। हमें दिया हुआ है पाई पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 का y बराबर -2 पर मान। अब समझिए, यहां से भाई y की जगह क्या है -2, तो यहाँ y की जगह हम रख देंगे -2। यहाँ से y का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर -8 गुना -2 और -20, समझते जाइएगा। -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 माइनस 20, तो यहाँ से हो गया 16 4 20 और -20 कितना आ गया 0 आ गया। समझिएगा ध्यान पूर्वक, यहाँ से p -2 बराबर 0। अब एक बात का ध्यान दीजिए, यहां और यहां में क्या अंतर है। हमने यहां भी y का मान बैठाया था, यहां भी हमने y का मान बैठाया, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ y का मान 0 नहीं, मतलब बहुपद पे जब हमने y का मान रखा तो 0 तो नहीं आया, लेकिन यदि y का मान रखने के बाद 0 आ जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -2 हमारा इस बहुपद का शून्यक है। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या दिया हुआ, y बराबर -2, लिखेंगे y बराबर -2, क्या लिखेंगे पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 का एक शून्यक है। समझ में आया? मतलब एक बार फिर से समझिए कि जब भी किसी बहुपद के समीकरण में किसी चर के जगह जब हम कोई मान को बैठाते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या को जब हम बैठाते हैं और उसका मान 0 हो जाता है, तो वह वास्तविक संख्या उस बहुपद के समीकरण का एक शून्यक कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आगे हम कुछ और भी शून्यक, गुणनफल है ना, योगफल, इस सबसे संबंधित चीजों को हम लाएंगे और वहां से हम सूत्र के साथ साथ उदाहरण को भी आगे हम ले चलेंगे। जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को हम उनके संग्रह को, यानी कि उसको हम बहुत सारे प्रश्नों का एक संग्रह बनाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चन हम आपके समक्ष लाएंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए और आपके एग्जाम में इससे बाहर सवाल तो नहीं आने वाला है जो मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तब हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।